हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर, ब्लड यानी रक्त। बहुत आप लोगों का सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और काफी स्कोरिंग है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बाकी दोस्तों 2025 के जितने भी आप लोगों के एग्जाम है उसके लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। इस बैच से आप लोगों के सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ आप लोगों की हो जाएगी। अगर आप लोग चारों सब्जेक्ट चाहते हैं तो आप लोगों को निर्माण बैच का कॉम्बो भी अवेलेबल है मात्र 1199 में। वरना आप अगर इंडिविजुअल कोई बैच लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। ये सारे आप लोगों के फीचर्स मिलेंगे। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में क्वेश्चंस भी, फ्री टेस्ट सीरीज 2024 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है? साइंस मैग्नेट ऐप में ये कोर्स वाले सेक्शन में आप लोग जाइएगा। यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा जैसे रेलवे फाउंडेशन कॉम्बो करके, है ना, तो वहां पर आप लोग बाय नाउ कर लेना। जैसे पेमेंट कर देंगे क्लास आप लोग की चल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए तो दोस्तों ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं, रुधिर के बारे में बात करने वाले हैं, रक्त के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी बॉडी बहुत छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। सिमिलरली दोस्तों अगर हमारे ब्लड यानी रक्त की अगर आप लोग बात करेंगे, इसमें भी बहुत सारी सेल्स है, इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। क्या ये कोशिका का समूह बोल सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल, कोशिका के समूह को बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक। तो मुझे बताएंगे क्या ये एक उत्तक है क्या? बिल्कुल सर। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर हमारे यहां पर चोट लग जाती है तो ब्लड आ जाता है, यहां पर चोट लग जाती है तो ब्लड आ जाता है, पैर में चोट लग जाए तो ब्लड आ जाता है। क्या ब्लड पूरी जगह है क्या? क्या मैं बोल सकता हूं क्या बॉडी के अलग अलग पार्ट को इसने कनेक्ट कर रखा है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी उत्तक है। अच्छा मुझे बताएंगे जो ब्लड होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में? हालांकि इसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी होते हैं, ठोस पार्ट भी होता है, लेकिन ज्यादा कौन सा होता है? लिक्विड पार्ट होता है। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए ब्लड कौन से अवस्था में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो क्या मैं आप लोगों को बोल सकता हूं क्या ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। और कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला यानी तरल अवस्था में पाया जाने वाला। ठीक है, इसी से आप लोगों के कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्लड बताओ एक कैसा टिश्यू है, कैसा उत्तक है। तो उत्तक अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे उत्तक जो बॉडी को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। तो ये कनेक्टिव टिश्यू ही तो है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए दोस्तों बताएंगे, अभी आप लोगों का एएलपी में पूछा गया है तरल संयोजी उत्तक कौन सा? इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो ब्लड आप लोगों का रक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हमारे बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है, ब्लड की मात्रा की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें बॉडी के वेट से कंपेयर करेंगे तो बॉडी के वेट का दोस्तों 7 से 8% होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति का वेट है 100 केजी तो उसकी बॉडी में जो ब्लड होगा वो कितना होगा? 7 से 8 केजी होगा। तो बॉडी के वेट के अनुसार उनमें ब्लड की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर बात करें सर वॉल्यूम, एक आयतन की बात करें कितना लीटर होता है, तो मेल की अगर बात करी जाए दोस्तों पुरुष की तो उनमें 5 से 6 लीटर होता है अगर आयतन की बात करेंगे। और फीमेल बॉडी की बात करी जाएगी, अगर महिला की बात करी जाएंगी तो उसमें कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है। आगे बात समझ में? चलिए अब क्वेश्चन आता है कि सर ब्लड का कलर क्या होता है? कौन मुझे बताएगा ब्लड का कलर? कभी चोट लग जाती है हमारा ब्लड बाहर आता है ना, तो ब्लड किस कलर का होता है? तो ब्लड होता है दोस्तों रेड कलर का। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों समझिए। चलिए तो एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है? देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मान लो हमारा जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। तो उनमें से एक कोशिका होती है जिसका नाम है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। नाम से समझ में आ रहा है लाल रक्त कोशिका। इन कोशिकाओं का जो रंग है वो क्या है? लाल है। और दोस्तों इन वाली कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली इस आरबीसी की वजह से ही क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। तो रेड कलर क्यों होता है? आरबीसी की वजह से। अब इसके भी अंदर पूरी कहानी समझो दोस्तों। क्या होता है, जैसे मान लो ये कोशिका है, रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिका है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? प्रोटीन का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे जब एयर अंदर आती है
तो हमारे लंग्स तक आ जाती है, हमारे फेफड़ों तक आ जाती है, बोलिए हमारे फेफड़ों तक आ जाती है। अब दोस्तों इस एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो यहां से लंग्स से लास्ट में वो ब्लड में क्या आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन थी उसको हमारे बॉडी में भेजना जरूरी है, तो यहां पर जो हमारा ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड में क्या जाती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है। फिर जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है वैसे वैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचती है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, उनमें से कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का, कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है। तो दोस्तों जो ब्लड में जो आरबीसी होती है ना, लाल रक्त कोशिका, जैसा कि मैंने बताया ये जो लाल रक्त कोशिका है इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन आप लोगों का चिपकता है तो बनता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दोस्तों बेसिकली इसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो अगर लाल रक्त का कारण पूछे तो आप लोग बोलोगे आरबीसी, और थोड़ा अंदर डिटेल में जाओगे तो आप लोग बोलोगे कि यार इस आरबीसी के अंदर जब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, जब इसमें ऑक्सीजन चिपक जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो बेसिकली और अगर डिटेल में जाओगे, ऑक्सीजन रिच हीमोग्लोबिन इसका कार्य है, मतलब इसका कारण है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन क्या है, इसका कार्य है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सर अगर हमारे रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका में जो हीमोग्लोबिन है, अगर इससे ऑक्सीजन चिपका ही नहीं तो, या ऐसे आप लोग समझ लो, आप बोलोगे कि सर जैसे ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में ये आरबीसी है, ऊपर से जो ऑक्सीजन है इसने अपने को चिपका ली, तो ब्लड जब पूरी जगह जाएगा तो क्या वो ऑक्सीजन हर जगह जाएगी क्या। दोस्तों क्या बॉडी के अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन की आवश्यकता है क्या, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी। जैसे इसके पास में जो ऑक्सीजन थी, मान लो कुछ पेट ने ले ली, कुछ आपके लीवर ने ले ली, कुछ आपके पैर ने ले ली, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी क्या। अरे बोलते नहीं हो दोस्तों। जैसे देखो ये आप लोगों का, जैसे मान लो ब्लड आ रहा है कहां पर, आपके नीचे पैर में आ रहा है, ये मान लो ये आपके पैर है, तो पैर में ब्लड आ रहा है, तो इस ब्लड की जो आरबीसी है उनमें क्या चिपका हुआ है, ऑक्सीजन चिपका हुआ है। क्लियर है। तो जब ब्लड यहां पर आएगा, हमारे हर अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो पैर क्या करेगा, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन था उसको इस्तेमाल कर लेगा। ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, एनर्जी के निर्माण के लिए, ऊर्जा के निर्माण के लिए। तो दोस्तों पैरों के पास में क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। साथ में दोस्तों ये एनर्जी के निर्माण के साथ में एक गैस और बनाता है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब जब ब्लड यहां से बाहर निकलेगा क्या होगा, जब ब्लड इसके पास में आया था तो उसमें क्या थी, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी। अब ब्लड जब बाहर निकलेगा तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन तो होगी कम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त। और इस वाले ब्लड को क्या बोलोगे, ऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड का अगर कलर पूछा जाए तो इसका होता है रेड, यानी लाल। क्यों, क्योंकि इसमें इनके जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन चिपका होता है, यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका जो कलर होता है, या मैं बोलूं हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चिपका हुआ ही नहीं है, तो जब ऑक्सीजन चिपका हुआ नहीं होता हीमोग्लोबिन में, तब हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, थोड़ा सा पर्पल होता है, आप लोगों का बैंगनी टाइप का होता है। तो ये जो आप लोगों का रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसका जो कलर होता है ना, थोड़ा सा पर्पल होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। आई बात समझ में। चलिए, तो मैं आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा हूं कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, तो इसका कलर तो होता है ब्राइट रेड, चमकीला लाल। जबकि दोस्तों जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त, तो उसका कलर क्या होता है दोस्तों, डार्क रेडिश पर्पल बोल सकते हो, है ना, या फिर आप लोग इसको थोड़ा सा ब्लू ब्लू बोल सकते हो, ब्लूइश होता है ना, ब्लूइश, ब्लू थोड़ा सा नीले कलर का होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में रक्त नलियां होगी ना, जिनमें से रक्त प्रवाहित होगा, बोलो। तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ऐसी नलियां जिनसे ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, ऐसी रक्त नलियों को क्या बोलते हैं, ऐसी रक्त नलियों को बोलते हैं आर्टरी, यानी धमनी। हालांकि हम लोग जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ना, परिसंचरण तंत्र, उसमें इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन अभी चलो थोड़ा सा बात कर लो। और ऐसी रक्त नलियां जिनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन विहीन ब्लड फ्लो होता है, यानी ये जो नीले कलर वाला ब्लड फ्लो होता है, ऐसी नलियों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन, यानी
शीरा बोलते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखोगे, ये जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, इनमें, इन नलियों में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजन रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो कि लाल कलर का होता है। और ये जो नलियां होती है जिन्हें वेन बोलेंगे, शिरा बोलेंगे, इन नलियों की क्या खास बात है? इसमें ऑक्सीजन रहित यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आप लोगों का क्या होगा? फ्लो होगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, सर ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती है? इस ब्लड का कंपोजिशन समझते हैं, रक्त का संयोजन हम लोग समझते हैं कि रक्त कैसे बना हुआ है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ब्लड लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में? सर एनी नर्सिंग के लिए बायोलॉजी की क्लास सही है दोस्तों। ये वाली जो क्लास है वो रेलवे ग्रुप डी के लिए है क्योंकि पूरी एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। ठीक है, एक हिमांशु टैग बारजे बोल रहे हैं सर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन करवा देना। मैं तो भी साथ में करवाते चल रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। क्लियर है? चलो आ जाओ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्लड आप लोगों का लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में? सर दिखने में तो लिक्विड होता है, तरल होता है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ सॉलिड पार्ट भी होते हैं, कुछ ठोस कण भी होते हैं, लेकिन ज्यादा कौन से होते हैं? लिक्विड होता है। इसलिए आप लोगों को ओवरऑल आप लोगों को लिक्विड नजर आता है, लेकिन इसमें लिक्विड पार्ट भी है, सॉलिड पार्ट भी है। ठीक है, तो दोस्तों ब्लड में लिक्विड पार्ट भी है, तरल भाग भी है और सॉलिड पार्ट भी है यानी ठोस भाग भी है। जो लिक्विड पार्ट है वो काफी ज्यादा है, कितना है? 55% है। और ये जो सॉलिड पार्ट है वो है 45%। ज्यादा कौन सा हो गया? लिक्विड वाला पार्ट हो गया ना? हो गया ना? बताओ, हो गया ना? तो ये आप लोगों का ओवरऑल जो आप लोगों का ब्लड होगा वो कैसा होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। अब दोस्तों इस लिक्विड पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये जो सॉलिड पार्ट होते हैं वो कौन से होती है? हमारे ब्लड में जो सेल यानी कोशिकाएं पाई जाती है वो सारी सॉलिड होती है, ठोस रूप में होती है वो। तो अगर आप लोगों से पूछी जाए कि ठोस रूप में क्या मतलब इसका ठोस पार्ट क्या है, तो हमारे ब्लड में जो सेल्स यानी कोशिकाएं पाई जाती है, दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्लड के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसको कॉर्पस्युकल्स यानी कर्णिका नाम से भी जानते हैं। सर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? एक तो पाई जाती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल प्लस प्लेटलेट्स बिंबाणु, ये तीनों एक प्रकार की कोशिका जो ब्लड में पाई जाती है। दोस्तों ब्लड का 45% क्या होती है? ये कोशिका है, और 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। आगे बात समझ में? दोस्तों कभी आप लोग अपने ब्लड का टेस्ट करवाया है क्या? कभी आप अपने ब्लड का टेस्ट करवाया है क्या? तो दोस्तों कभी आप लोग जब अपना ब्लड का टेस्ट करवाओगे ना, तो वो आप लोगों से ऐसे ट्यूब में क्या ले लेंगे? आपका ब्लड ले लेंगे, इसको फिर बहुत तेज घुमाते हैं, उसको बहुत तेज घुमाते हैं मशीन में। फिर जब घुमाते हैं ना तो उसमें देखना ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ना, आपके रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है। ये जो आप लोगों की लाल रक्त कोशिका है वो बिल्कुल नीचे आके बैठ जाती है। तो अगर मान लो आपके रक्त का केवल प्लाज्मा चेक करना हो तो प्लाज्मा आप लोगों का ऊपर आ जाएगा, फिर डॉक्टर्स को चेक कर लेंगे कि प्लाज्मा में क्या है क्या नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए आ जाओ। अब बात करते हैं, एक एक पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। दोस्तों आप में से कौन ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है? सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए? सीरियस हो? तो दोस्तों अगर आप लोग अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो, केवल ग्रुप डी वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा, चाहे मैं ग्रुप डी की बात करूं, एएलपी की, टेक्नीशियन और जेई, ये रेलवे के 4 एग्जाम ऐसे हैं जहां पर पूरी एनसीईआरटी फॉलो होती है। उन्होंने सिलेबस में दे ये रखा है कि 10वीं तक की एनसीईआरटी। दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ, आरपीएफ में कुछ भी पूछता है जो एनसीईआरटी में नहीं, उससे बाहर मतलब 70% तक बाहर पूछता है। ठीक है, सेम चीज दोस्तों एनटीपीसी में भी है, वो कुछ भी आप लोगों का पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोग केवल वो ही करेंगे क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। प्रॉपर एनसीईआरटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं क्या सर हमको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ही नहीं एनसीईआरटी में, ना इस बार एएलपी में आया, ना टेक्नीशियन में आया, ना पिछली बार कभी आया। वो किस में आया होगा? एनटीपीसी वगैरह में आता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और जेई, इन चारों में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो होती है, इसके बाहर कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग इस बार के भी पेपर उठा के देख लेना, अगर एक भी चीज एनसीईआरटी से बाहर हो, है ना, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे करना है जिससे हमारा एक, क्योंकि देखो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है,
लेकिन मुश्किल कब बन जाता है, जब आपको पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है। पढ़नी चीजें मान लो इतनी सी चीजें हम पढ़ते हैं इतनी, तो ना ही वो रिवाइज हो पाएगी ना वो एग्जाम में आएगी, तो वो हो गए। तो जो चीजें आप लोगों के किसी भी टॉपर का इंटरव्यू और जब आप लोग सुनोगे कोई से भी एग्जाम का, तो वो आप लोगों को यही बोलते हैं कि एक बार सिलेबस समझो, एग्जाम पैटर्न समझो कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को आपके एग्जाम के बारे में नहीं पता, बस मुंह उठा के जिसने क्लास चलाई उसके मुंह उठा के घुस गए। अभी मैं देख रहा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा है एनसीईआरटी ओरिएंटेड, और वो पता नहीं किसकी बात थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइन पता नहीं क्या बता रखे थे, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की मैं देखा 2 मीटर लिख रखी। अरे एनसीईआरटी क्लास 7 की एनसीईआरटी उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है बड़ी हाथ की लंबाई 1.5 मीटर। तो आप लोगों को जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि रेलवे में पूरा एनसीईआरटी फॉलो होता है। चलो छोड़ो, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसकी, प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा का क्या काम है पहले आप लोग समझो। एनसीईआरटी ने प्लाज्मा का काम दिया हुआ और उसी लाइन से है ना 2-3 बार क्वेश्चन आगे भी हम लोग करेंगे। प्लाज्मा का काम क्या है, देखो मुझे एक चीज बताओ, क्या हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि पाचन तंत्र में कि दोस्तों जो भोजन होता है पहले आपका स्टमक में आता है, पेट में आता है, फिर नीचे कहां पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आता है, ये हमने पढ़ा था। तो दोस्तों जब ऊपर से ये नीचे आता है तो यहां पर इसका पूर्ण पाचन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यानी आप लोगों ने जो भी फूड खाया था वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या, बिल्कुल सरल रूप में आप लोगों का कन्वर्ट हो गया क्या, बिल्कुल। अब दोस्तों यहां से जो आप लोगों का फूड होता है वो कहां पर आ जाता है, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, रक्त में अवशोषित हो जाता है। अब ब्लड दोस्तों पूरी बॉडी में फ्लो करता है, यानी जो भोजन मिला, मतलब कुछ विटामिन मिले, कुछ मिनरल्स मिले, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिले, क्या वो ब्लड के साथ में हमारी बॉडी के अलग अलग जगह जाएंगे क्या, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को पोषक तत्वों की जरूरत है, जाएंगे क्या। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे ब्लड में बहुत सारी चीजें है, प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है। तो ब्लड का कौन सा पार्ट है जो कि भोजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, बताओ बताओ। तो दोस्तों ये प्लाज्मा ही क्या करेगा, ये फूड यानी भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। आ गई बात समझ में, पहली इंपॉर्टेंट चीज आ गई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। दोस्तों अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, उत्सर्जन तंत्र, तो उसमें देखा था कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होते हैं वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं, और जैसे ही ब्लड हमारी किडनी के पास में जाता है तो किडनी क्या करती है, इस ब्लड में जो वेस्ट होता है, मेजरली कौन सा वेस्ट बहुत जहरीला है हमारे लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, ये ब्लड में घुल जाता है, और जब किडनी के पास में ब्लड आता है तो किडनी इस ब्लड में से इस वेस्ट को बाहर निकाल लेती है। तो ब्लड का कौन सा पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये प्लाज्मा, कौन होता है जो ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये प्लाज्मा ही करता है। तो प्लाज्मा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। आगे बात समझ में। तीसरी बात मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे मान लो हमारा जो मतलब ब्लड होता है ना, हर अंग तक जाता है, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब किसी अंग को एनर्जी मिल जाती है, या मैं बोलूं किसी कोशिका को एनर्जी मिल जाती है, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो जब यहां से ब्लड बाहर निकलेगा तो इस ब्लड को हम लोग क्या बोलेंगे कि यार यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उसको भी बाहर ले जा। तो ब्लड का कौन सा पार्ट है जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं, प्लाज्मा भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो ये प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। साथ में दोस्तों हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है ना, वो भी करती है, ये दोनों ही करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो आइए चलो बात करते हैं प्लाज्मा का काम क्या है। जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ऐसी कैसी मैंने यहां पर लिखी है कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, यानी एक तो भोजन का परिवहन करता है, दूसरा किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। आगे बात समझ में। तीसरा किसका करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का। दोस्तों ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है और इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए, अभी मैं करवाऊंगा, निश्चिंत आप लोग रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है। दोस्तों प्लाज्मा आप लोगों का क्या है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो इस प्लाज्मा को अगर आप लोग देखोगे, इस प्लाज्मा को, तो इसमें दोस्तों लगभग 90 से 92% तो क्या होता है,
वाटर होता है, पानी होता है। आ गई बात समझ में? कितना? 90 से 92% तो होता है पानी। दोस्तों इसमें कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं 8 से 9% कुछ। और दोस्तों ब्लड, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है इससे आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज। अल्टीमेटली ब्लड में तो आ जाता है ये आप लोगों का। ठीक है, ठीक है। तो आपके इस प्लाज्मा में आप लोगों को ग्लूकोज भी मिलेगा 1 से 2%, कुछ आयंस आप लोगों के होंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पानी की मात्रा ध्यान रखो। कितना होता है? 90 से 92% आप लोगों का होता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो ऐसी की ऐसी लाइन से उठा के क्वेश्चन बना हुआ है। ये एक्चुअली में एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन। बताओ रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का परिवहन करता है? अभी भी मैंने बताया तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो ये कार्य करता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे आप लोगों का। अभी टेक्नीशियन में पूछा गया है 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में, कौन भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुले रूप में ले जाता है? बताओ प्लाज्मा। ना मैंने आप लोगों को बताया चीजें बहुत आसान है, सिलेक्शन लेना आसान है। देखो अगर आप लोगों ने ये पिछली बार पढ़ा होता ब्लड तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता कि आप लोगों से? तो चीजें वही होती है, कुछ नई नहीं आती। आप सोचो यार सर पिछली बार क्या आई थी, इस बार बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में कुछ और बात। मैंने आप लोगों को बताया कि प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, बाकी और भी कुछ चीजें होती है। सर और क्या होती है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने क्या एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया? मैंने वहां पर बताया था कि हमारी कोई सी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उनसे क्या बनता है? हार्मोन बनता है। तो जब ब्लड इसके पास में आता है तो ये जो हार्मोन बना क्या वो ब्लड में घुल जाता है क्या? और ब्लड के माध्यम से जहां पर भी उसको जाना होता है वहां तक पहुंच जाता है क्या? बताओ बताओ। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लड में ऐसा कौन सा, ब्लड के किस पार्ट में आप लोगों को हार्मोन मिलेगा? अरे मतलब ब्लड आया, आपने बोला यहां पर जो हार्मोन मिला वो ब्लड में घुल गया, तो ब्लड में किस चीज में? तो दोस्तों इस प्लाज्मा में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना। प्रोटीन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, दोस्तों ग्लूकोज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट है हमारी बॉडी की बात करें यूरिया, तो वो आप लोगों को मिलेगा। और बताओ दोस्तों आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, है ना, जो कि अलग अलग जगह पहुंचते हैं। तो ब्लड के किस पार्ट में मिलेंगे आप लोगों को? प्लाज्मा में मिलेंगे। हार्मोन्स आप लोगों को मिलेंगे। और दोस्तों विटामिन मिनरल्स, है ना, यानी जो मैं बोल रहा हूं ना पोषक तत्व जो भी फूड में आ गए सब, ये सब आप लोगों को कहां पर मिलेंगे? प्लाज्मा में मिलेंगे। तो आप लोगों को इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस ये चीज ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में आप लोगों का क्या होता है? 90 से 92% तो क्या होता है आप लोगों का? पानी होता है। इसके अलावा और क्या क्या पाए जाते हैं? हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए चलिए इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है, इसमें पानी होता है, प्रोटीन होता है, कुछ लवण होते हैं। बताओ लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लाज्मा। क्लियर है? चलिए दोस्तों बताएंगे। डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% पानी होता है और बाकी के 8% में आप लोगों का प्रोटीन, मिनरल वगैरह ना काफी ये चीजें होती है। तो बताओ किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा की बात हो रही है। बताओ क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना? आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। दोस्तों प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है आप लोगों का फाइब्रिनोजन, एक होता है आप लोगों का ग्लोब्युलिन और एक होता है आप लोगों का एल्ब्यूमिन। ये 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सर इन 3 का काम क्या है? सबसे पहले अगर बात करें फाइब्रिनोजन की, तो ये क्या कर देगा दोस्तों? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। रक्त के थक्का जमाने में इस वाले प्रोटीन का इंपॉर्टेंट योगदान होता है। सर रक्त का थक्के का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों के कहीं पर चोट लग जाए तो ब्लड बाहर आता है ना, कुछ देर बाद में देखोगे फिर ब्लड बाहर नहीं आएगा, वहां पर ब्लड जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो उस रक्त को थक्का जमाने के लिए अगर पूछा जाए कौन सा ब्लड प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कौन सी ब्लड सेल इंपॉर्टेंट है, तब तो आंसर होगा प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु, जिसकी बात अभी करेंगे। अगर पूछा जाए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है तो फाइब्रिनोजन वाला प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ग्लोबुलिन जो होता है ना वो हमारी इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट बात करें एल्ब्यूमिन, तो ये भी क्या करता है, हमारे ब्लड में अलग अलग आयन, अलग अलग सॉल्ट, लवण, मिनरल्स, इनकी मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। आगे बात समझ में, चलिए अब बात करते हैं, हमारी प्लाज्मा की बात हो चुकी, अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की, रक्त कोशिका की। चलिए मुझे बताओ कितने प्रकार की होती है रक्त कोशिका, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से भी मैंने बताया आप लोगों को, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। क्या आप लोगों को इनके अन्य नाम भी पता है क्या? देखो रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आ जाओ, तो दोस्तों पहली कौन सी हो गई, रेड ब्लड सेल, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हो गई आप लोगों की व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका, और ब्लड में जो सेल्स पाई जाती है दोस्तों उसको कॉर्पस्कुल्स भी बोलते हैं ना। तो व्हाइट ब्लड सेल जिसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, और दोस्तों तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। ये नाम याद रख लोगे। अच्छा, अब दोस्तों बात करते हैं कि सर यार हमारे ब्लड में जो कोशिकाएं पाई जा रही है, कुछ कोशिकाएं होती है व्हाइट ब्लड सेल, कुछ होती है रेड ब्लड सेल्स, कुछ होती है प्लेटलेट्स। तो सर इनमें सबसे ज्यादा संख्या सबसे ज्यादा किसकी है, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं ज्यादा मिलेगी जैसे, और सर मान लो अगर ये एक लाल रक्त कोशिका है और मान लो अगर ये एक व्हाइट ब्लड सेल है, श्वेत रक्त कोशिका है, और मान लो सर ये एक प्लेटलेट्स जो कि एक प्रकार की कोशिका, इन तीनों में साइज में कौन बड़ा कौन छोटा होगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संख्या की, क्वांटिटी, कौन आप लोगों को ज्यादा मिलता है। तो अगर दोस्तों आप लोग अपना 1 ml ब्लड लोगे ना, 1 ml ब्लड, पूरे ब्लड की क्यों बात करें, 1 ml ब्लड में देख लेते हैं कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर 1 ml ब्लड में बात करेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, हजारों में होती है, 8000, 10,000, 12,000। आगे बात समझ में। अगर बात करेंगे दोस्तों प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स इसको हिंदी में बिंबाणु भी बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स की बात करी जाएगी तो इसकी संख्या किस में होगी, लाख में होगी। 2 लाख, किसी के 2.5 लाख, किसी के 3 लाख। आगे बात समझ में। अगर बात करी जाए दोस्तों आरबीसी की, तो इसकी संख्या किस में होगी, मिलियंस में होगी। अब लोग दोस्तों कई जने सोचेंगे सर मिलियन और लाख सेम ही तो है। नहीं दोस्तों, मिलियन किसे बोलते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। आगे बात समझ में। जैसे भाई अभी अपने सब्सक्राइबर कितने हैं, 978 के, 9,78,000। तो जब ये 10 लाख हो जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ जाएगा 1 मिलियन। आगे बात समझ में। तो वो कौन करेगा, मैं करूंगा क्या, वो आपको करना है, आपको बढ़ाना है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर संख्या में पूछी जाए, सबसे कम संख्या होती है व्हाइट ब्लड सेल की, उससे ज्यादा होती है प्लेटलेट्स की, और उससे भी ज्यादा होती है आरबीसी की। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं साइज, किसका साइज छोटा होता है, किसका बड़ा होता है, किसका सबसे बड़ा होता है। तो अगर साइज में बात करी जाएगी दोस्तों, प्लेटलेट्स का साइज सबसे कम होता है, रेड ब्लड सेल का साइज उससे थोड़ा बड़ा होता है, और व्हाइट ब्लड सेल का साइज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का साइज छोटा होता है, इससे बड़ा साइज किसका होता है, आरबीसी का, और इससे बड़ा साइज किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये लार्जेस्ट है, यानी सबसे बड़ी है अगर हम लोग आकार में बात करी जाए, सबसे बड़ी, और ये क्या हो जाएगी, आकार के हिसाब से अगर आप लोग बात करोगे सबसे छोटी होती है। अगर बात करेंगे दोस्तों संख्या के आधार पे, तो ये क्या पाई जाएगी, सबसे ज्यादा पाई जाएगी। और अगर बात करी जाए संख्या के आधार पे, ये क्या पाई जाएगी दोस्तों, सबसे कम पाई जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों बताओ, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव रक्त में 3 प्रकार की तो कोशिका पाई जाती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अगर बात करी जाए साइज में सबसे बड़ी कौन सी है, व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, तो व्हाइट ब्लड सेल बोल दो या सिंपल व्हाइट सेल्स बोल दो, समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है, ठीक है। मतलब दोनों सेम ही है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करें, अगर सर आपने तो अभी ये बता दिया कि प्लेटलेट्स है ना लाख में पाई जाती, तो सर कितने लाख, भाई 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मतलब कितने लाख की बात कर रहे हो सर। और मिलियन आपने बोला कि सर आरबीसी मिलियंस में होती है, तो कितने मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, कितना। तो आइए बात करते हैं
पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे, अलग अलग पैरामीटर लेंगे कि आरबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, प्लेटलेट्स कितनी होती है। यहां पर बात करेंगे पुरुषों की और यहां पर हम लोग बात करेंगे किसकी, महिलाओं की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। दोस्तों श्वेत रक्त कोशिका की संख्या की बात करी जाए, हालांकि श्वेत रक्त कोशिका अलग अलग मतलब इसके भी अलग अलग टाइप है, अभी बात करेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग एक एवरेज बात करोगे तो इनकी संख्या कितनी होगी, 5000 से 10,000 होगी प्रति ml, यानी 1 ml ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितनी होगी, इतनी होगी। क्लियर है। चलिए, और दोस्तों अगर बात करें दोस्तों महिलाओं में, तो महिलाओं में भी क्या होगी, बिल्कुल सेम ही होती है, 5000 से 10,000। बात करें दोस्तों रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका की, तो 1 ml में जो आरबीसी होती है वो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है, मिलियन। जबकि महिलाओं में क्या होती है, 4 से 5 मिलियन होती है, 4 से 5, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, मिलियन है। आगे बात समझ में क्लियर है, आ जाओ। नेक्स्ट बात है दोस्तों प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। तो बिंबाणु की अगर बात करी जाए तो आपने टेस्ट कराया है कभी, आई होप कभी आप लोगों को डेंगू वगैरह नहीं हुआ हो और ना ही कभी आगे हो। तुम बोलते ना यार, किसी ने आपने सुना होगा कि यार इसका डेंगू हो गया, इसकी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई, बोलो कितनी आ गई, 30,000 पहुंच गई। तो ये 30,000 प्लेटलेट्स की संख्या किस में है, क्या पूरे ब्लड में है क्या, नहीं दोस्तों, प्रति ml 1 ml ब्लड में केवल 30,000 रह गई। होनी कितनी चाहिए थी, 1.5 से 4.5 लाख होनी चाहिए थी। क्लियर है, आगे बात समझ में, बोलो आगे बात समझ में। तो 1.5 से 4.5 लाख होती है प्लेटलेट्स की संख्या। हम बोलते हैं कई बार यार इसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई, 80,000 ही हो गई, ये 90,000 पे पहुंच गई। दोस्तों मेरी भी एक बार पहुंच चुकी है, ठीक है, मतलब शायद स्कूल टाइम की बात है, कोई 2009-10 की बात है, तब मैं बीमार हुआ था, तो वही वो हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा प्लेटलेट डाउन हो गई थी, है ना। चलिए अब बात करते हैं, अगर एक संख्या की बात करी जाए तो आपको पता ही है आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अगर एक रेशो निकालने की कोशिश करें, रेशो, तो आरबीसी की संख्या अगर 600 है तो प्लेटलेट्स की संख्या केवल 40 ही होगी और डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 ही होगी। ये क्या है, इन तीनों का रेशो है, एक अनुपात है। क्लियर है, आगे बात समझ में। सर पपीता खाने को बोलते हैं पके हुए, हाँ बिल्कुल, अलग अलग प्रकार की रेमेडीज है। आप वैसे आप डॉक्टर वगैरह को भी कंसल्ट करा करो, और बाकी हाँ यार पपीता के पत्ते से कुछ फायदा तो होता है। क्लियर है, चलो आ जाओ, मैंने भी यही खाई थी, आ जाओ। तो अब रेड ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक एक कोशिका के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो, तो रेड ब्लड सेल जिसको आप लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, इसके बारे में 2 बात आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। पहली बात तो क्या है आरबीसी के बारे में, सर इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है, सर्वाधिक प्रचुर कोशिका है ये। प्रचुर कोशिका का मतलब मोस्ट एबंडेंट का मतलब क्या है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा हो। चलिए अब बात आती है कि सर ये आरबीसी हमारी बॉडी में बनती कहां पर है। दोस्तों हमारी बॉडी में इतनी सारी कोशिका है, तो इन कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका फिर उसकी डेथ भी हो जाती है, फिर नई कोशिका बनती है। जैसे यार आप मुझे एक चीज बताओ, आपके यहां पर कहीं पर चोट लग गई इस जगह, तो यहां की जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं वो डैमेज हो जाती है, मतलब मान लो मर गई, फिर यहां पर नई कोशिका आप लोगों की बनती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे बॉडी में ये जो आरबीसी है, इन कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, दोस्तों ये जो हमारी बोन होती है ना, हड्डी होती है, हड्डी के अंदर दोस्तों ऐसे स्पॉन्जी सा पार्ट होता है, ऐसा ना स्पॉन्जी सा पार्ट होता है हड्डी के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो यहीं पर इन आरबीसी का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, तो इनका जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। दोस्तों कभी आपने सुना होगा इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, सुना है आपने। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर किसी के बॉडी में कोई दिक्कत है, उनके बोन मैरो में ब्लड सेल्स बन ही नहीं रही, तो फिर दिक्कत की बात है ना यार, बोलो दिक्कत की बात है ही नहीं है। अगर ब्लड सेल्स ही नहीं बन रही, मतलब उनकी बॉडी में खून ही नहीं बन रहा, उनके बोन मैरो कैंसर हो गया है, बोन मैरो में कुछ दिक्कत हो गई, तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उनका और का बोन मैरो लगाया जाता है। क्लियर है क्या, चले आगे आ जाओ। अब बात करती है सर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स किसको बोलते हैं, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। क्या आप एक मैमल है क्या, बिल्कुल मैं भी मैमल हूं, गाय भी है, भैंस भी है, भैंस भी है, शेर, ये सब मैमल है। तो दोस्तों हमारे रक्त में ये जो आरबीसी पाई जाती है ना,
आइए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। दोस्तों पहला अगर बात करी जाए, हमारी जो आरबीसी होती है उसकी शेप और इसकी आकृति की बात करी जाए, इसकी शेप कैसी होती है, कोई बता देगा? ऐसे आप लोग समझो दोस्तों, डिस्क आप लोग जानते हो, डिस्क आपने पार्क वगैरह में खेले होंगे। कभी आप गलती से सुबह शाम कहीं पहुंच गए पार्क में, तो आप जब ऐसे खेलते होंगे देखा होगा डिस्क, तो उसकी शेप देखो, बिल्कुल आरबीसी की शेप भी वैसी होती है। या इसको ऐसे समझ लो, अगर इसको ऊपर से दबा दो नीचे से दबा दो तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना, ये इस टाइप की, थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो। तो अगर आप इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव, तो आप लोग बोलना इसकी शेप कैसी है, या तो डिस्क जैसी बोल दो या बोल दो बाई कॉनकेव यानी उभयाउतल। ईमानदारी से बात बताओ, कौन सुबह सुबह एक्सरसाइज करता है? ईमानदारी से। कोई बात नहीं, नहीं करते तो नहीं करते, करते तो करते हैं, इसमें क्या वो कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हो आप लोग। मतलब एक्सरसाइज का मतलब थोड़ा सा, एक्सरसाइज का मतलब वो नहीं है जिम जाना 1-2 घंटे लगाना ना। एक बार बताओ, मैं एक्चुअली बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक मैं आप दोस्तों देखो, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, मैं आप लोगों को केवल 3 चीजें बता दूं, वो 3 चीजें ही चाहिए सिलेक्शन के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब इन 3 चीजों को आपने कर लिया ना, तो यही जरूरी है आप लोगों के लिए, वरना फिर आप लोग भटकते रहो। दोस्तों आप अपना पूरा ध्यान बताऊं किस पे दो, पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे दो, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। आप लोग कुछ भी कर लो, सुबह शाम जिम में चल जाओ, अच्छा खा लो, लेकिन आपका जो एग्जाम में सिलेबस अगर आपने कंप्लीट ही नहीं कर रखा तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। पहली सीढ़ी क्या है? सिलेबस पूरा करना, ठीक है, मतलब पढ़ाई। दोस्तों दूसरी चीज क्या है? डिस्ट्रैक्शन से बचना, ऐसी चीजों से बचना जो हमारा समय वेस्ट करती है। सर नहीं, मैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं करता। दोस्तों आपको पता नहीं, बट आप करते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, आप लोग फेसबुक चलाते हो, ये चलाते हो, प्लीज आज ही अनइंस्टॉल कर दो। कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप लोग सोचो यार मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दूं, तो आपको केवल क्या है? फोमो है। फोमो किसको बोलते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट नहीं जाए यार। अगर मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, मान लो कुछ ऐसी न्यूज हो जो मुझे पता नहीं पड़े, ये फियर, उसको बोलता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार कुछ चीज मिस तो नहीं हो जाए। भैया आप लोग दिन भर इतना समय वेस्ट करते हो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और चलो समय तो छोड़ो, आप लोगों के जो ब्रेन है इसकी वर्किंग धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी। क्यों? जैसे आपने कोई रील देखा, कोई इमोशनल है, तो आपके ब्रेन में अलग प्रकार के हार्मोन्स बने, फिर अगली रील देखा कॉमेडी आ गई, फिर ब्रेन ने तुरंत फ्लक्चुएट किया, फिर अगली रील देखी, तो यार आपके ब्रेन की जो वर्किंग नॉर्मल होती है उसको पूरी तरीके से आप लोग बिगाड़ रहे हो। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, कुछ समय की बात है, 5-6 महीने एक बड़ी आराम से तैयारी कर लो, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, थोड़ी सी आप लोग अपनी बॉडी पे ध्यान दे दिया करो। सर बॉडी पे कैसे दो? कोई बात नहीं, अपने 10 या 15 मिनट का तो समय निकाल सकते हो खुद के लिए। सुबह भैया मेडिटेशन कर लो, मतलब 15 मिनट तो मिनिमम बता रहा हूं, अगर 30 मिनट 45 मिनट आपने निकाल लिया बहुत अच्छा है। बहुत जनों को लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं 45 मिनट निकाल लिया, 30 मिनट निकाल लिया। आप लोगों को ये पता नहीं है कि दोस्तों ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है। तो आप लोग अपनी बॉडी पे 15-20 मिनट ध्यान दे दो। जितनी भी सोशल मीडिया है उसको आप लोग हटाओ, सिलेबस पे ध्यान दो। और हाँ, बढ़िया वीकेंड पे खेला करो क्रिकेट, अगर आपको टाइम एंजॉय करना, क्रिकेट वगैरह खेलो, किसने मना कर रखा है ना। क्रिकेट खेलो, बढ़िया खेलो, फैमिली के साथ बैठो, अच्छी चीज है, लेकिन कुछ ऐसा करो ना जिससे आपको कुछ फायदा हो, कुछ आए। चीज ही आप ऐसे देख रहे हो यार, क्लियर है? आ जाओ, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलो दोस्तों, आप लोग जब हम लोग सेल यानी कोशिका वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। क्या सर? कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कई पार्ट होते हैं जिसे बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। सर बताइए कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे कोशिका के अंदर क्या न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है क्या? बिल्कुल। दोस्तों कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का भी एक कोशिकांग पाया जाता है क्या? बिल्कुल। और दोस्तों आप लोग, हम आगे पढ़ेंगे, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, इस नाम का भी क्या हो पाया जाता है? एक कोशिकांग पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारी आरबीसी है ना, आरबीसी, ना ही इसमें न्यूक्लियस पाया जाता,
ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, ना ही इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता। क्या मैं बोल सकता हूं क्या इस कोशिका के अंदर ना न्यूक्लियस पाया जा रहा, ना केंद्रक पाया जा रहा, ना ही कई कोशिकांग पाए जा रहे? तो इसमें इट लैक, इसमें कमी होती है किसकी? न्यूक्लियस की और सेल ऑर्गेनल्स की, यानी कोशिकांगों की। तो इसको कोशिका शब्द इस्तेमाल करना सही रहेगा क्या? कोशिका शब्द इस्तेमाल करना सही रहेगा क्या? इसलिए इसका इसको बोलते थे तो भाई एक कण है केवल, क्या बोले थे को कोशिका, तो इसलिए हम लोग इसे कणिका नाम भी देते हैं। आगे बात समझ में? रेड ब्लड सेल की बात हो रही है। सर आप पीडीएफ क्यों नहीं देते हो? दोस्तों ये जो चीजें है ना, ये मेरी मेहनत की, ये आपके पढ़ाने के लिए है। आपका जो काम है इसको पढ़ना और खुद के नोट्स बनाना है। बात आती है दूसरी बात, चलो सुन लो कि सर मैं क्यों नहीं देता, क्योंकि दोस्तों अगर आपने, मैंने एक वीडियो डाला था 3 महीने पहले, जाके देख सकते हो। सारे टीचर इसको जो पढ़ाता हूं ना, वो टीचर अपनी क्लास में ऑफलाइन वगैरह में इससे पढ़ाता है। मेरी दिन रात की मेहनत होती है, मैं आपके लिए कर रहा हूं, 7-8 घंटे लग लग के आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और दोस्तों सब जने है ना इसको करके पढ़ाना। मैं टीचर का प्रूफ दे सकता हूं मैं, फिर आप बोलते हो सर आप और टीचर की बात करते हो। मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं आप ये जो कर रहा हूं मैं वो आपके लिए कर रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, आपको डायग्राम वगैरह से समझ में आए। मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा ये। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे से खुद के नोट्स बनाइए, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मैं बोल देता हूं, अगर आपको फिर भी पीडीएफ करते रहते हो तो मार्केट में हजारों किताबें हैं, खरीद लो आप आराम से। क्लियर है? आ जाओ। तो चलो अब आरबीसी के बारे में सर मुख्य चीज तो बताओ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखो हम मैमल्स है, हम स्तनधारी है। मैंने अभी आपको बताया हमारे ब्लड के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन दोस्तों इसके कुछ एक्सेप्शन और या मैं बोलूं इसके कुछ अपवाद भी है। कुछ आप लोगों के मैमल्स स्तनधारी ऐसे हैं जिनके रक्त के, जिनके जो आरबीसी होता है ना, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। सर बताइए, 2 एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो होता है कैमल यानी ऊंट, और एक होता है आप लोगों का लामा, है ना। ये 2 एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके ब्लड में जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। चलिए अब दोस्तों और बात बताओ। एक चीज मैंने आपको बता दी, हमारे ब्लड का जो आरबीसी होता है, ब्लड में जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल क्यों बोला? इसका रंग लाल है। अब इसका रंग लाल क्यों है? एक्चुअली में इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। या मैं बोलूं लाल रक्त कोशिका का रंग लाल हो जाता है। तो इसका जो रंग, इसका रंग का जो कारण है वो क्या है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है। आगे बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, सर इसका मेन कार्य क्या है? सर ये बताओ। आ जाओ, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि ये हमारा क्या है? लंग्स है, फेफड़े है। एयर जब अंदर आएगी, इस एयर में जो ऑक्सीजन है वो कहां पर चल जाएगी? हमारे ब्लड में चली जाएगी। और ब्लड जैसे जैसे फ्लो करेगा, ब्लड हर अंगों तक क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, ब्लड में ये जो आरबीसी होती है ना, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ही ऑक्सीजन को चिपकाता है। यानी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या, आरबीसी ही क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, परिवहन करा रहा है। तो इस आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। साथ में दोस्तों अलग अलग जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो ब्लड में, प्लाज्मा में भी घुल जाती है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन आपकी आरबीसी भी करती है ना। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ये आप लोगों की आरबीसी भी करती है। आगे बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं कि सर आपने बताया हमारी कोशिकाएं जो अंदर है उनकी डेथ होती है, फिर नई बनती है, डेथ होती है, नई होती बनती है। तो अगर मान लीजिए सर कोई लाल रक्त कोशिका बन गई, तो कितने समय तक वो जीवित रहेगी या कितने दिन के बाद में वो मरेगी? दोस्तों 120 डेज। कितने? 120 डेज इनका क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। क्लियर है? अब सर ये डिस्ट्रॉय कहां पर होती है? दोस्तों हमारा जो स्टमक होता है ना, पेट के पीछे और इधर नीचे की तरफ है ना, एक थैलीनुमा आकृति का एक अंग होता है जिसे बोलते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा। यहां पर जाके वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग इसे स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताए, देखते हैं यार। अच्छा ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना, अभी ये वाला तो कर चुके हैं। बताओ हीमोग्लोबिन किस में मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन अभी भी मैंने बताया है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका बोल दो या लाल रक्त कणिका बोल दो। दोस्तों ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है?
रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि अगर ब्लड में आरबीसी नहीं होगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ऑक्सीजन को हर अंगों तक लेके कौन जाएगा? दिक्कत हो जाएगी ना दोस्तों। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती ना, इसी समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्लियर? अगर दोस्तों आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाए तब तो हमारे बॉडी में ऐसे काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं। आइए इन दोनों की बात करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि आरबीसी की कमी से को क्या बोलते हैं, तो आरबीसी की कमी कहलाती है एनीमिया, जबकि आरबीसी की अगर अधिकता हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसाइफोमिया भी बोलते हैं। देखो ठीक है, पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसाइफोमिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? एनीमिया में ब्लड में आरबीसी काफी कम हो गई है ना, नॉर्मली मान लो इतनी होनी चाहिए, तो एनीमिया में क्या होती है? कम हो जाती है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो, और ये हमारे स्किन पे ऐसे क्या पड़ जाते हैं? डार्क स्पॉट कब पड़ जाते हैं? जब किसी को पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाना। ठीक है दोस्तों, एक डिजीज और है जिसका नाम है सीकल सेल एनीमिया। सीकल किस किस को पता है? सीकल वैसे मैं आपको बता दूं, सीकल जानते हो दोस्तों? अगर खेत में आपने फसलों को काटने के लिए ऐसा देखा होगा, इस प्रकार का औजार इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार का। आपके वहां पर क्या बोलते हैं इसको? जैसे समझ गए आप? बताओ इस औजार को क्या बोलते हैं आपके वहां पर? इस औजार को क्या बोलते हैं? एक बच्चा बोल रहा है जितने लोग लाइव है एटलीस्ट उतने तो लाइक करो। अब देख लो आप, बाकी बच्चे समझ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते। हाँ सर, बस ऐसे नहीं यार, सर को सपोर्ट करे, सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा शेयर करें हैं। इसको क्या बोलते हैं? हसिया। जैसे कई जगह हसिया बोलते हैं, बहुत बढ़िया है ना। अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। कोई पता नहीं कोई क्या बोल रहा है, कोई द्राती, हसिया ज्यादा आ रहा है, कोई बाकी बोल रहे हैं, कोई दाती बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीकल। तो अगर हमारे आरबीसी का शेप ऐसा हो जाए बिल्कुल सीकल की जैसे, इसका बिल्कुल हसिया की जैसे, तो इस बीमारी को बोलते हैं सीकल सेल एनीमिया। दोस्तों ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को ये डिजीज है तो उससे उसके आगे वाले जनरेशन में भी ये डिजीज हो सकती है। आगे बात समझ में? अब सर इसमें दिक्कत क्या है? दोस्तों दिक्कत है, जैसे मान लो नॉर्मल रेड ब्लड सेल का शेप ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति को सीकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो उस व्यक्ति के आरबीसी का शेप ऐसा हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है? जैसे मान लो ये रक्त प्रवाहित हो रहा है दोस्तों, ये जो अगर आरबीसी का शेप ऐसा सीकल होगा ना, सीकल, तो ये आपस में ऐसे अटक जाएगी, ऐसे अटक जाएगी, एक ही जगह से क्लॉट, मतलब रक्त आप लोगों का रुक जाएगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, अगर आरबीसी का शेप ऐसा हो। तो इस डिजीज को बोलते हैं सीकल सेल एनीमिया। दोस्तों आई बात समझ में? तो ये हमारी हुई आरबीसी। कल हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, है ना। कल हमारा, क्योंकि देखो कल क्लास, आज मैं थोड़ा सा और करा लूं फिर भी कल तो क्लास लगेगी। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ना, थोड़ा सा बड़ा है, तो कल की क्लास में ये आप लोगों का पूरा हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इस ब्लड वाले चैप्टर में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, और दोस्तों अभी जैसे जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे से आप लोग पढ़ोगे कि यार जैसे ये हार्ट है, इससे जब ब्लड बाहर निकलेगा कौन से अंग में जाएगा, कौन कौन से अंग में जाएगा, वो पूरा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। आप अच्छे से समझोगे जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे, इसको कल कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 में। और वीकेंड्स पे आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं ग्रुप डी 2022 के जो आप लोगों के पेपर हुए। चलिए दोस्तों, निर्माण बैच रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए आप लोगों का शुरू हो चुका है। एनसीईआरटी पर आधारित बैच है, पूरा लाइव प्लस वीओडी है, यानी 2024 का भी मैंने दे दिया, जो नया चल रहा है वो तो है ही।
अगर आप लोग कॉम्बो भी ले सकते हो, चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। एक जगह तैयारी करो, ढंग से करो, भागने वागने की जरूरत नहीं है इधर उधर। एक जगह आप लोगों को सारी चीजें मैंने आप लोगों को बेस्ट दे दी। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप लोग ले सकते हो। कंप्लीट थ्योरी बैच है, डेली लाइव क्लास होती है। साइंस की क्लास का समय है दोस्तों दोपहर 1 बजे। 2024 के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो। इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब जाओगे तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा निर्माण बैच कॉम्बो करके, ठीक है। अगर आप लोगों को साइंस का चाहिए या मैथ्स का चाहिए तो वो अलग अलग से इधर ऑप्शन है, सारे ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कॉम्बो में आप लोगों को सारे बैच एक साथ मिल जाएंगे। तो बाय नाउ करके पेमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। 7374019437। क्लास कैसे लगी दोस्तों कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एक बच्चा बोल रहा है डब्ल्यूबीसी का लाइव। दोस्तों डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हम लोग पढ़ेंगे कल, आगे बात समझ में, ठीक।